अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने कहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स is 42. Find 3 integers ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम दो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं? ऐसे इंटीजर्स जो एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स होते हैं ना, उनको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि अगर 1 है तो 1 के बाद 2, फिर 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। और नेगेटिव साइड पर जाएँ तो -2, -3, -4 इस तरीके, ओके, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब उन्होंने हमें कहा है कि आप 2-3 इंटीजर्स को अगर आप लोग प्लस करें, सम करें, तो उनका जो सम का आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 42 के। तो 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। अब उन्होंने ये तो बता दिया कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, लेकिन क्या है, क्या मतलब उनकी वैल्यूज़ हैं वो नहीं बताया। तो हम लोग उनको खुद ही से लेट कर लेते हैं। लेट 1 इंटीजर या फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू एक्स। अब अगर पहला इंटीजर एक्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है दूसरे इंटीजर में +1 करेंगे तो वो सेकंड इंटीजर हो जाएगा। इसी तरीके से 2 प्लस करेंगे तो वो थर्ड इंटीजर हो जाएगा। सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू x+2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। और जब थर्ड इंटीजर में जाएंगे तो वो x+2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इन तीनों का जो सम है x+1 प्लस x+2 वो बराबर है 42 के। फिर x को x और x, ये 3x हो गए हैं तो इनको प्लस किया तो 3x हो गया, और 1 और 2 को प्लस किया तो ये भी 42। 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 42 में से 3 निकाले तो आपके पास आएगा 39। x इज इक्वल्स टू, अब ये जो 3 था इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये आपके पास पहले इंटीजर का आंसर आया। अब हमारे पास 2 इंटीजर्स और भी हैं, उनका भी आंसर इसी तरीके से निकाल लेंगे कि x+1 है ना दूसरा इंटीजर, तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर ही 13 + 1 किया और वो हमारे पास आ गया 14। ये हमारे पास आया सेकेंड इंटीजर। फिर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड इंटीजर, तो वो x+2 है। 13 में +2 किया तो वो आ जाएगा 15, और ये हमारा तीनों इंटीजर्स आ गए 13, 14 और 15, तीनों इंटीजर्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, the diagram shows right angled triangle, एरिया उसका दिया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 लेंथ उसकी दी हुई। हमने उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, एरिया ऑफ लेंथ, द एरिया ऑफ लेंथ ABC, एरिया दे दिया, और फाइंड द लेंथ इन द फॉर्म, फाइंड करनी है हमने लेंथ LENGTH इन द फॉर्म A²
√3 प्लस बी √5, ठीक है। और साथ ही उन्होंने ना डायग्राम भी बनाकर दिखाई है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया उसका दे दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ी सी साइड चेंज कर दी है, ये उस तरफ को इनका है सी √3 प्लस √5 सेंटीमीटर और ए बी, ठीक है। अब जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये इस ट्रायंगल की बेस है, ठीक है। उन्होंने कहा है आपने लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने इन द फॉर्म, ये वाली चीज़ इन द फॉर्म a² √3 प्लस b² √5। एरिया हमें दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस √3 प्लस √5। अब एक चीज़ ये देखें कि एरिया ये जो हमारे पास बेस है ये ट्रायंगल की एक साइड है और हमने दूसरी साइड फाइंड करनी है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 L मल्टीप्लाई बाय बी होता है। एरिया 1/2 L मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। बेस हम लोग अगर इसकी जगह पर ये पुट कर दें, एरिया की वैल्यू है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोग अब सवाल सॉल्व करें तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 1/2 और हाँ ये जो लेंथ की वैल्यू, लेंथ की तो है नहीं, फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू √3 प्लस √5 ये हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस √15, और जो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, √3 प्लस √5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो √3 और √5 है ना, अब हम लोग रेशनलाइज़ कर लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए इजीली, ठीक है। √3 और √5 यहाँ पर प्लस के साथ साइन में दिए हुए हैं तो हम लोग रेशनलाइज़ करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 √15 √3 माइनस √5, और नीचे वाली जगह पर ना आपको फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, √3 a प्लस बी और a माइनस बी है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 √3, 2 को इससे करवाएंगे तो 2 √5, फिर 2 को 2 प्लस 2 और ये 15 3 ज़ा 45, और यहाँ पर आ गया 2 को इससे करवाया तो -2 15 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 6 7 75, 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल तो नीचे बचा 3 माइनस 5, 2 √3 माइनस 2 √5, और यहाँ पर 45 है तो 40 अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 45, तो ये आ रहा है 3 √5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 √5 माइनस और 75 का भी स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 5 √3, 5 √3, नीचे 5 में से 3 निकाले तो -2, 2 √3 माइनस 2 √5, और यहाँ पर प्लस 6 √5, और ये हो गया -10 √5, सॉरी √3। अब नीचे -2 आ रहा है,
10 में से 2 निकालेंगे तो 8 स्क्वायर रूट 3, और 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। नीचे -2 डिवाइड करवाएंगे तो -8/2 स्क्वायर रूट 3 + 4 स्क्वायर रूट 5/2, और साथ माइनस का साइन भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 + 2 -2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी साइड आ चुकी है। लेंथ यानी कि हम लोगों ने एक साइड हमें दी हुई थी, बेस हमें दी हुई थी, हमने इसकी लेंथ निकाल ली है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब उन्होंने कहा है रेक्टेंगल की साइड्स दो दी हुई हैं, आपने एरिया निकालना है और एरिया को ना a+b² की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास साइड्स दी हुई हैं, लेंथ LENGTH 2 + √18 मीटर, और उसकी ब्रेथ कह लें, दूसरी साइड जो दी हुई है वो है 5 - 4/√2। एरिया निकालना है इस फॉर्म में a+b² की फॉर्म है, और फाइंड हमने a भी करना है और b भी करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ थी हमारे पास 2 + √18, और जो हमारी ब्रेथ है वो यानी कि दो साइड्स दी हुई थी, एक लेंथ होगी ज़ाहिर सी बात है और दूसरी ब्रेथ होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है और √18 को भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया कि 2 को मल्टीप्लाई कराया, पहले इससे अलग कर दिया इसको, फिर प्लस √18 को भी इससे मल्टीप्लाई कराया। 2 × 5 = 10। फिर 2 को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 4/√2 प्लस √18, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √18 को भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 5 √18 माइनस यहाँ पर आ गया 4/√2, और साथ मल्टीप्लाई बाय √18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 10 तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, माइनस इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या आता है। √2 को डिवाइड करवाते हैं √2 से, तो हमारे पास आता है 2 को डिवाइड करवाया √2 से, तो हमारे पास √2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इधर 5 है, 18 जो होता है वो 9 × 2 = 18 होता है, तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3² इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, √18 को √2 से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई √18 डिवाइडेड बाय √2, तो ये आ रहा है 2 आ रहा है खाली। है नहीं, क्या हो रहा है, अगर 18 का हम लोग LCM फैक्टर्स निकालें या LCM लें तो 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय ये जो √18 है इसकी जगह पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और नीचे आ गया √2, फिर 10 - 4 √2 प्लस ये हो गया 5, और 5 में से ये 3 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो 5 3 इस तरीके से हो जाएगा। फिर माइनस ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये भी 3 का स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो ऐसे आ गया, और √2/√2 बचा हमारे पास, ये इससे कैंसिल, और आपके पास खाली बचेगा 10 - 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 12।
ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 निकाले तो -2, और 15 में से 4 निकाले 15, √2 में से 4 √2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 √2। ठीक है, ये आ गया प्लस 11 √2। इसको अरेंज करके लिख लें 11 √2 प्लस -2। ठीक है, ये आपका आंसर एरिया निकालना था हमने, और अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड द डिफरेंस इज़ 22। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। ठीक है, तो इसमें हमने निकालना क्या है, उन्होंने बस हमें दो नंबर्स बता दिए हैं। वो दो नंबर्स क्या हैं हमें नहीं पता, बस उन्होंने ये बोला कि उनके अगर प्लस करते हैं ना तो आंसर 68 आता है, और डिफरेंस यानी कि माइनस करते हैं तो वो 22 आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर जो है वो y है। लेट कर लिया, फिर अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 68 के, और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो वो बराबर आता है 22 के। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने काम किया है कि जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी, गिवन कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे रखकर प्लस कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2। x प्लस वाई इक्वल्स टू 68 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 22। ये y इस y से कैंसिल, आपके पास बचा ये 2x इक्वल्स टू 8 और 20, 8 और 2 10 70 90 आपके पास आया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 45। अब x की वैल्यू आ गई, y की निकालनी है। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालकर हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 68 है, 68 है। x 45 प्लस वाई इक्वल्स टू 68, 45 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 निकाले 3, 6 में से 4 निकाले 2, y इज़ इक्वल्स टू 23। दोनों की वैल्यूज़ आ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कह रहे हैं कि वेदर है लाहौर का, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाहौर का वेदर जो है वो यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 24 की गर्मियों में जो लाहौर का वेदर था वो गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिक्वायर्ड टेम्परेचर एज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेल्सियस, और जो टीवी न्यूज़ वालों ने बताया कि जो लाहौर का टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमने बाय यूजिंग द फार्मूला उन्होंने इधर आप लोगों को बुक में दे दिया, लेकिन ये पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सवाल बगैर फार्मूला के आएगा। ठीक है, तो आपको उन्होंने फार्मूला दे दिया, आपने इस फार्मूला के ज़रिए फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि आपको ये सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग तीन क्या कह लें कि तीन स्केल्स में
वो करते हैं, मेजर करते हैं। एक फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल, एक है सेल्सियस स्केल, और एक होता है केल्विन। अभी यहाँ पर उन्होंने आपको सेल्सियस में दिया हुआ है और आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 9/5 ऐसे ही सेल्सियस सी की जगह पर 48 आ जाएगा प्लस 32। उसके बाद 9 ओवर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ पर 9 को 48 से मल्टीप्लाई करवा कर 432 आया। 32 को 5 से कराकर 160, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। फिर इनको प्लस करके हमारे पास आंसर आया 592। अब 592 को डिवाइड करवाया 5 से तो 11 8.4 आया। ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट में हमारा ये टेम्परेचर आया, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कह रहे हैं कि आपने द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन इज़ 72। कि अगर हम लोग फादर और सन की एज को प्लस करते हैं तो उसका आंसर आता है 72। ठीक है, और 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो फादर की एज जो थी वो डबल थी सन की एज से। फादर एज was twice of son's age. Find son's age 6 years ago. ठीक है, अब हमारे अच्छा जी, तो हमने क्या किया, फादर की एज को लेट कर लिया कि वो वाई के इक्वल है और सन की एज को एक्स के इक्वल है। क्योंकि अभी उन्होंने हमें सवाल में ये नहीं बताया हुआ था कि उन्होंने हमें सवाल में ये नहीं बताया हुआ था कि जी फादर की एज और सन की एज है क्या। बस उन्होंने कहा हुआ था कि अगर इन दोनों को प्लस करते हैं ना तो वो 72 के बराबर आता है। ठीक है, और 6 साल पहले फादर की एज जो थी वो सन की एज से ट्वाइस थी। ठीक है, हमने फाइंड करनी है सन की एज। अब हम क्या करेंगे, फादर की एज को वाई के इक्वल लेट कर लिया, सन की एज को एक्स के इक्वल लेट कर लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 72। और ये तो कंडीशन थी कि अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 72 के बराबर आता है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन। अब 6 साल पहले वाली कंडीशन क्या थी कि फ़ादर की एज और सन की एज 6 साल पहले क्या होगी। 6 साल पहले जाहिर सी बात है, अगर अभी हम लोग काउंट कर रहे हैं तो वो 6 साल बढ़ी रही है। तो 6 साल पहले की बात हो रही है तो उसमें से 6 को माइनस कर देंगे, तो हमने 6 को माइनस किया दोनों में से। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन दोनों की फ़ादर की एज डबल है सन की एज से। ठीक है, तो अब फादर की एज और सन की एज को इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे कि सन की एज को भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसको भी डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। इस वजह से हमने सन की एज को भी फादर की एज के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यहाँ पर y-6 आया, यहाँ पर 2x और 2 6 12 आ गया। फिर सिंपल वैल्यूज़ को एक साइड पर लेकर गए और कॉन्स्टेंट को एक साइड पर लेकर गए और वेरिएबल को एक साइड पर लेकर आए। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया। अब उसके बाद ये वाली हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सही, अब सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। दोनों को ऊपर नीचे रखा क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। अगर यहाँ पर दोनों में ही माइनस का साइन कहीं भी ना होता तो फिर हम लोग क्या करते कि किसी ना किसी एक को तो ख़त्म करना था, तो हम लोग इसका साइन चेंज कर देते या माइनस करा देते इनको। ठीक है, माइनस कराते तो फिर सारे साइन चेंज हो जाते। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने इसको प्लस करवाया तो वाई से कैंसिल हो गया और आपके पास 3x इक्वल्स टू 78 बचा। फिर x इज़ इक्वल्स टू 78/3 डिवाइड करवाया तो हमारे पास करंट एज आई, जो अभी की उसकी एज होगी वो कितनी आई, 26 आई। अब हमने लेकिन चाहिए है कि हमने उसकी 6 साल पहले वाली निकालनी है, तो उसके लिए क्या किया, 6 ईयर्स अगो वाली एज निकाली x-6 करके। जो हमने यहाँ पर कहा हुआ था कि सन की एज 6 साल पहले x-6 है।
अब यहाँ पर 26 माइनस 6 इक्वल्स टू 20, यानी कि जो x की जगह पर 26 आया था, 26 में से 6 निकाले तो 20 आया। ये सन की 6 साल पहले वाली एज है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है, मिरहा बोट अ टॉय, मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है फॉर 1500 रुपीज़, 1500 रुपये में, ठीक है। सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़, और उसको 1520 रुपये में बेच दिया। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। इसमें से पहले देखिए गिवन डाटा क्या है। जितने में उसने टॉय ख़रीदा है वो है उसकी कॉस्ट प्राइस, जितने में वो मार्केट से लेकर आई है, ठीक है। और जितने में उसने बेचा है आगे अपना प्रॉफिट रखकर या कुछ मुनाफा रखकर या बेचा है आगे, तो वो क्या है उसकी, वो सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। 1520 वो उसकी सेलिंग प्राइस है। अब हमने निकालना है पहले प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, ठीक है। एसपी में से सीपी माइनस किया तो 1520 में से 1500 को माइनस किया, आपके पास आया 20 रुपीज़, यानी कि उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट की वैल्यू है 20, कॉस्ट प्राइस है 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100। दो ज़ीरो से कैंसिल, 20 को 15 से, 5 3 से 15, 5 4 से 20, डिवाइड करवाते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आया 1.33, यानी कि मेरा को टॉय बेचने का इतना प्रॉफिट परसेंटेज उसकी इतनी निकली है, ठीक है। 20% प्रॉफिट हुआ, 20 प्रॉफिट हुआ है और 1.33% उसको प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी प्रॉफिट की। अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो लोग कह रहे हैं द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम है तैयब की, एनुअल इनकम ऑफ तैयब is 96,000, while exempted amount is 13000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75? Tax rate 0.75। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उसकी इनकम कितनी है। एनुअल इनकम है तैयब की 9,60,000, ठीक है। और उन्होंने ये बता दिया कि उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि इस सैलरी में से, सालाना सैलरी में से, साल की सैलरी में से जितने उसके पैसे कटे हैं वो कितने हैं, 1,30,000 कटे हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट तो वो है 1,30,000। अब बाकी उसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, रिमेनिंग अमाउंट 960,000 माइनस 1,30,000, 9,60,000 में से माइनस 1, तो ये उसके आते हैं 83
8,30,000 बचते हैं इसके, ठीक है। अब ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। टैक्स का रेट हमें उन्होंने दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 0.75% है, ठीक है। अब हमने निकालनी है इसकी प्रॉपर्टी टैक्स का कितना टैक्स इसके ऊपर लगता है, सही। तो इसके ऊपर 0.75 से टैक्स अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए 0.75%, या आप सीधा सीधा ये लिखें, फॉर्मूला क्या होता है टैक्स अमाउंट के लिए, कि हमने रेट को मल्टीप्लाई कराना होता है इनकम से। इनकम होगी या जो भी मतलब कोई वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ भी दिया हुआ है तो वो हम लोगों ने उसके मल्टीप्लाई कराना होता है। जो रिमेनिंग अमाउंट थी हम अब उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 8,20,000। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पहले परसेंटेज का 100 आ गया, पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 1 आता है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तो 2 ज़ीरोज़ आ गए, मल्टीप्लाई बाय 8,30,000, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल। 75 मल्टीप्लाई बाय 83 क्या आएगा, ये 75 मल्टीप्लाई बाय 83 6225, यानी कि उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा टैक्स के तौर पर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और आज के लेक्चर का भी लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,100 और फॉर 1 ईयर और एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई कराना है, मार्कअप वो फाइंड करना चाह रहे हैं कि कंपाउंड मार्कअप उसको कितना इस अमाउंट पर हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं, इस जो कि इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने कहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने 14% का मार्कअप कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है इस अमाउंट पर। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ाते हैं ना, जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसकी प्राइस हमने बढ़ा दी है, 20 रुपये बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 20% का मार्कअप लगाया है हमने 100 रुपये की चीज़ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग कंपाउंड मार्कअप ये होता है कि हम लोग बार बार किसी चीज़ की प्राइस को बदल कर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है कंपाउंड मार्कअप। अब हम लोग यहाँ पर इन रुपीज़ पर कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने लगे। कंपाउंड मार्कअप कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल अमाउंट हमें दी हुई है 3,75,000 और रेट है हमारे पास 14%। सिंपल हमने क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है, तो कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए मार्कअप 14% है तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000, 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल और आपके पास बचा 14 मल्टीप्लाई बाय 3,750, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 3,750, ये आया 5 to 500, 5 to 500, यानी कि 50,000 52,500। जी आज के लेक्चर फिर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ख़त्म होता है। आज हमने 1.3 के सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज कवर करेंगे।